भारतीय समाज में वैसे तो कई प्रोफेशन हैं, लेकिन डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में पूरी ईमानदारी और नैतिक जिम्मेदारी के साथ इसे किया जाता है, तभी तो डॉक्टर को धरती के भगवान का दर्जा दिया गया है। राष्ट्र न्यूज पर आज डॉक्टर्स डे के विशेष अवसर पर हम एक ऐसे विशेषज्ञ से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी एक छोटे से गांव से निकलकर पढ़ाई करते हुए इस क्षेत्र में कैरियर बनाया। भूपेश के बारे में जितना हम कहें उतना कम होगा, लेकिन कुछ तस्वीरों के साथ में इस कंटेंट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश गर्ग और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम डॉक्टर्स डे को लेकर डॉक्टर भूपेश जी जैन से बात करेंगे, जो कि बच्चों के विशेषज्ञ हैं और क्या सोचते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि दोस्तों, उदयपुर ज़िले के खेरवाड़ा कस्बे के एक छोटे से गांव में पले बड़े डॉक्टर साहब ने अपने जीवन को मेडिकल साइंस से जोड़ा और यही नहीं, आज वे बच्चों के साथ जुड़कर एक बेहद सुकून भी महसूस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली जब भी कोई सक्सेस अगर हासिल करते हैं तो बिना संघर्ष के नहीं मिलता है जी। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी रहा है। मेरा गांव एक खेरवाड़ा कस्बे के पास में छानी गांव है और मेरा 10th स्कूलिंग छानी गांव से ही किया। इसके बाद 11th-12th मैंने जवाहर विद्यापीठ कानौर से किया और फिर मैंने मेडिकल लाइन में एंट्री करने के लिए और MBBS करने के लिए प्री मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशंस की। ये सारा जो सफ़र है ये बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और पेरेंट्स ने भी काफ़ी इसके लिए बहुत ही मेहनत करी है और काफ़ी संघर्ष के बाद हमने ये अचीव किया है। फिर MBBS मेरा RNT मेडिकल कॉलेज 2001 बैच रहा है, जहाँ हमने MBBS करी। इंटर्नशिप करने के बाद तुरंत उसमें MD में हो गया था सिलेक्शन, PG में। तो पीडियाट्रिक मेरा एक चॉइस रहा है। मुझे पहले से ही पसंद था कि बच्चों के साथ रहना ये एक अपने आप में बड़ा एक्सपीरियंस है जी। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो है या नहीं है, पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करना, एवरीथिंग पीडियाट्रिक मेरा एक पैशन रहा है। तो फिर मैंने पीडियाट्रिक को ही सिलेक्ट किया और 2008 से 2011 मैंने यहीं पे RNT मेडिकल कॉलेज से MD भी किया। और ये आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्चुनेट कि मैंने जहाँ से MBBS किया है, जहाँ से MD किया है, जिन फैकल्टी ने, जिन टीचर ने मेरे को पढ़ाया है, वहीं पे मैं फैकल्टी बनके 2013 की जो हमारी RPSC होती है इसमें मैं अपॉइंट हुआ और जनवरी 2014 में मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक RNT मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। जिन टीचर्स से मैं पढ़ा हुआ था उन्हीं टीचर के साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं और 2014 से करंटली हम डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में काम कर रहे हैं। और पीडियाट्रिक्स में काम करने का एक शकुन अपने आप में अलग है। उसमें बच्चों को आप के साथ कैसे डील करते हो, बच्चों से खेलते खेलते, बात करते करते आप कैसे बीमारी का पता लगाते हो, इवन वैक्सीनेशन भी करना है तो आप बच्चों से कैसे ट्रीट करके, कैसे बात करके आप वैक्सीनेशन करते हो, ये एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास कभी कभी इस तरह के बच्चे भी आते हैं जिसका डायग्नोसिस करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं जी। तो उसके लिए हमको काफ़ी तरह से बच्चों को एग्जामिन करना पड़ता है, पेरेंट्स से क्वेरीज पूछनी पड़ती है, तब जाके कहीं डायग्नोसिस हम बना पाते हैं। इमरजेंसी में होते हैं, कैजुअलिटी में होती है, तब कहीं कुछ पता नहीं होता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, सडनली पेरेंट्स लेके आ जाते हैं कि साहब आप देख लो जी, आप ही पता लगाओ, हमको तो कुछ भी नहीं पता है, बच्चा बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ हमारे दिमाग में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या रीज़न रहा, ऐसा क्या। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अभी इस सीज़न में हमारे पास, स्पेशली स्नैक बाइट, जहाँ टिपिकल कोई हिस्ट्री नहीं है स्नैक बाइट की, पता ही नहीं है, रात को सोया और सुबह प्रॉब्लम हो गई जी। समटाइम्स GBS करके, पैरालिसिस करके भी आते हैं, उनमें भी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। वहाँ फिर भी हमारे डायग्नोसिस थोड़ा GBS में आसान रहता है, लेकिन स्नैक बाइट और उस कंडीशन में जहाँ हिस्ट्री नहीं है वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में सब स्पेशलिटी डेवलप करने में हम कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 साल से हम यहाँ पे EEG करते हैं बच्चों का और इसको रिपोर्टिंग में और हमारी टीम मिलके ही कर रहे हैं। हमारे 2 EEG टेक्नीशियंस हैं जो EEG करते हैं और मैं उसकी रिपोर्टिंग भी करता हूँ। तो हम आगे यही है हमारा कि हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, बच्चों में न्यूरोलॉजी से रिलेटेड सब स्पेशलिटी को डेवलप करें ताकि बच्चों में न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एपिलेप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम हो या डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू हो, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, ADHD, ऑटिज्म
लैंग्वेज से रिलेटेड डेवलपमेंटल डिले है, या कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, या क्लिनिकल या कोई चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, उसको भी हम आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करें। लेकिन दो बातें आज बहुत प्राथमिकता से समानता में देखी जा रही है। एक तो हम कहते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को हम धरती के भगवान मानते हैं, और बच्चों में भी भगवान का रूप माना जाता है। सर, अलग अलग ब्रांच होती है, लेकिन ये संयोग कहें या पहले से ही डिसाइड हो गया कि नहीं मुझे तो बच्चों में ही खो जाना है? नहीं, ये पहले से डिसाइड था जी। जब मैं MBBS कर रहा था तब भी थोड़ा अफेक्शन था, बट जब हमने PG की प्रिपरेशन कर रहे थे जी, तब उस समय लगा कि नहीं, पीडियाट्रिक ऐसी ब्रांच है, आर्ट है, मीन्स आर्ट, इट्स एन आर्ट। आप हर कोई बड़ों में तो फिर भी थोड़ा आप कंप्लेन बता सकते हैं, आप पता लगा सकते हो, बट पीडियाट्रिक्स वेरी डिफरेंट ब्रांच। बहुत वैरायटी के बच्चे आते हैं, उनके साथ खेलने मिलता है। आप अगर आपका मन उदास है किसी कारण से, बच्चे को किसी और बच्चे की डेथ हो गई या कुछ भी, लेकिन दूसरे बच्चों को देख के हम में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। समटाइम्स डिफ़िकल्ट बच्चों को हम बचा भी लेते हैं, तब भी हमारे पास जो खुशी होती है, हम नहीं चाहते हैं कोई डेथ हो, कोई मोर्टेलिटी हो, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, डिपेंड करता है। बट अल्टीमेटली बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तनाव दूर करने का जरिया भी है, हर समय खुश रहने का जरिया भी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, उनको हम गोद में लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो बच्चे भी आधे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आपके आने के बाद बच्चे वैसे ही ठीक हो जाते हैं, सर क्या पता ऐसा क्या है। तो पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छी ब्रांच है, और आई थिंक सारे पीडियाट्रिशियन हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। सर, हर बार डॉक्टर्स डे आता है, सब लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं, लेकिन हर रोज़ डॉक्टर्स डे हो, हर रोज़ मरीज और डॉक्टर्स के बीच में एक मधुर रिश्ता रहे। जो बदल रहा है समय, उसके हिसाब से भी देखें तो कोविड भी एक बहुत बड़ा फेज़ आया, उसके बाद में भी हम कितना बदलाव देखते हैं। देखो, जहाँ तक पहले वाले प्रश्न का सवाल है कि डॉक्टर और मरीज़ के रिश्तों की बात है, जो आज के टाइम में कहीं कहीं ये देखा जाता है कि रिश्तों में कड़वाहट सी आ गई है जी। उसके लिए मैं दोनों तरफ से मैं कहना चाहूँगा। पेरेंट्स की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर पे विश्वास रखें। जी। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत आ गया है। समटाइम्स बीमारी को गूगल्स पे देख के और उसको सोच के फिर वो डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन गूगल सब कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस एक मैथमेटिक्स नहीं होता है। डॉक्टर देखता है और वो उस हिसाब से आपको बताता है, फॉलोअप भी रहता है। और पेरेंट्स और डॉक्टर से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पेरेंट्स को सही काउंसलिंग करें। काउंसलिंग इन सेंस ऑफ अपने को सब पता है, अपन इलाज भी लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट अपन बता नहीं पाते हैं उसको। आपका इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं है जी, लेकिन हम टाइमली उनको ये बता नहीं पाते हैं कि आपके बच्चे का प्रोग्नोसिस क्या, मतलब क्या कंडीशन है, बच्चा वेंटिलेटर पे, आप बता नहीं पाते हो, पेरेंट्स से बात नहीं करते, आप टाइम नहीं दे पाते हो सकता है आपके पास टाइम नहीं, लेकिन आप ये चीज़ें है, अगर आप पेरेंट्स से काउंसलिंग करेंगे, आप इतना भी बोल दिया आपने कि देखो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, बच्चा वेंटिलेटर पे है, तो उनको एक वो रहेगा मन में कि नहीं, डॉक्टर ने हमसे बात करी, हमको बीमारी के बारे में बताई। इवन बच्चा इंप्रूविंग भी हो रहा है तो भी आप उनको बताओ देखो ये है, बच्चा इंप्रूव हो रहा है, तो उनको लगेगा ये बीमारी है। तो पेरेंट्स को लगेगा, समटाइम्स पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है, हमको पता ही नहीं है कि हम बच्चे को बीमारी क्या है और क्या इलाज चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर और पेशेंट्स और केयर टेकर, उनके बीच में काउंसलिंग होनी चाहिए। आप 2 मिनट जरूर राउंड के टाइम पे भी या ओपीडी के टाइम पे भी काउंसलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। कुछ परसेंटेज रह सकता है, जो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आमजन और पब्लिक को भी डॉक्टर्स को कोऑपरेट करना चाहिए। डॉक्टर्स को जो भगवान का दर्जा दिया गया है वो मैं ठीक है, वो आम लोगों के लिए, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं मानता। डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, ये एक नोबेल प्रोफेशन है। डॉक्टर को इंसान ही रहने दे, भगवान का दर्जा बिल्कुल मत दे, क्योंकि समटाइम्स चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आपने भगवान का दर्जा दे दिया तो फिर वो कहेंगे कि आपने डॉक्टर, बच्चा हमारा या पेशेंट जो भी है वो मर कैसे गया, क्या हो गया। ये चीज़ें ऐसी है कि डॉक्टर अपना बेस्ट एफर्ट करता है और कोशिश पूरी करता है, तो कहीं कहीं जो अपन बोलते हैं ना भगवान की देन होती है, आपको कितना ही एफर्ट कर दिया लेकिन अपन नहीं बचा पाते। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि दोनों तरफ से अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा डॉक्टर्स का भी और पेशेंट्स को और केयर टेकर का भी, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। डॉक्टर साहब ने इस बात को क्लियर किया है कि यदि आप डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आपके बीच में काउंसलिंग वाला जो पार्ट है उसको क्लियर करना चाहिए, यानी कि जब भी डॉक्टर राउंड पे आते हैं तो उस दौरान उस डिजीज को लेकर के आपको कन्विंस होना चाहिए, 1 to 1 करना चाहिए। काउंसलिंग वाला एरिया है, किस तरह से डेवलप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भ्रांतियाँ हैं उसको मिटाई जा सके। देखो, डॉक्टर्स के अगेंस्ट में वायोलेंस है वो भी बड़ा है, ये तो आप सब भी देखते हैं सोशल मीडिया पे भी
किसी की डेथ हो गई तो वो आके उसने तोड़ फोड़ कर दी, तो ये चीज़ें बड़ी है। तो अब इसका मैंने जो भी बताया जी। कि काउंसलिंग पार्ट को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना बहुत अच्छा है। दूसरा मैं एक और कहना चाहता हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि जो पेशेंट्स बाहर से आता है, कहीं रिमोट एरिया से आ गया, प्रतापगढ़ से आ गया, बांसवाड़ा से आ गया, उसके मन में एक वो रहता है भय कि मैं उदयपुर में जा रहा हूँ, तो मेरे मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ, अपेक्स इंस्टीट्यूट पे जा रहा हूँ, तो वहाँ मेरे को कोई जानता नहीं, मैं कहाँ रहूँगा। तो ये चीज़ें अपने को यहाँ ऐसा मन में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमारे आर मेडिकल कॉलेज की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे सब जगह आपके इंक्वायरी एरियाज़ बना रखे हैं, रिसेप्शन एरिया बता रखे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्व किया जाता है। दूसरा, मरीज़ के इलाज में मैं जहाँ तक मानता हूँ पॉलिटिकली इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है वायोलेंस के लिए भी। आप आपके डॉक्टर पे विश्वास रखें। मैं इतना एक ही बात बोलता हूँ, अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल भी है, आप आपके डॉक्टर पे विश्वास करें। यस, आपके पास चॉइस है, आप दूसरे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, रेफर हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट को लेकर संदेह करना वो कदाचित भी उचित नहीं है। आपकी कितनी भी दुश्मनी भी होगी अगर डॉक्टर से, और अगर आपको इमरजेंसी में वहाँ जाना भी पड़ा, डॉक्टर गलती से भी आपका गलत इलाज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको गलत करना आता ही नहीं है। वो आपका सही इलाज ही करेगा, उसका जो बेस्ट नॉलेज और बेस्ट स्किल है उसके अकॉर्डिंग वो सही इलाज करेगा। समटाइम्स हम देखते हैं कि सेशन कोर्ट का फैसला है वो हाई कोर्ट जज बदल देते हैं, हाई कोर्ट जज का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, जबकि फैक्ट्स एविडेंस सब कुछ सेम है। इसका मतलब क्या है? उनका ऑब्जर्वेशन अलग है, सबने पढ़ाई लॉ की सबने अलग अलग कर रखी है। तो इसी तरह डॉक्टर्स ने भी सबने अपनी पढ़ाई सेम कर रखी है, बट एक स्किल्स होता है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, उस बेसिस पे वो अपना बेस्ट करेगा। ये नहीं होता है कि मैं भी आज 100% परफेक्ट नहीं हूं, बट मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है उसका 100% में देने की कोशिश करूंगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि डॉक्टर्स कभी गलत ट्रीटमेंट नहीं करेगा, आपको उस पर फेथ रखना पड़ेगा। एक लेक्यूना जरूर है, वो काउंसलिंग का है, उसको अगर आपने उस पर फोकस कर दिया विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं, और आपने काउंसलिंग पे अच्छे से फोकस कर दिया, तो ये घटनाएं नहीं होंगी। जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो मेरा तो ये रहता है कि सबसे पहले क्रिटिकल पेशेंट्स को पहले देखा जाए अदर देन स्टेबल पेशेंट्स, ताकि अगर कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो लाइफ सेविंग है, जहां अपने इमीडिएट इंटरवेंशन से, अपने इमीडिएट अटेंशन से अगर वो पेशेंट्स ठीक हो सकता है तो अपन उसके लिए करें। दूसरा, हमारा जो रहता है वो टीचिंग भी रहता है, जिसमें हम जो हमारे MBBS स्टूडेंट है उनको भी टीच करते हैं, जो MD है स्टूडेंट रेजिडेंट डॉक्टर है उनको भी टीच करते हैं। इवन हम राउंड के टाइम पे हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, उसमें नर्सिंग ऑफिसर्स है उनको भी टीच करते हैं। नॉट ओनली पेशेंट की डिजीज से रिलेटेड, अदरवाइज दूसरी भी चीज़ें बहुत सारी होती है। बेसिक जो आपकी क्लीनिनेस है, आपके वार्ड में कैसे सफाई है, इक्विपमेंट की सफाई है, आपने डिस्पोजल कैसे किया, जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल कैसे किया है, छोटी छोटी चीज़ें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग कैसे है, उस रिलेटेड भी हम कभी चले गए किसी माल न्यूट्रिशन वार्ड में जहाँ कुपोषण बहुत है, तो वहाँ मदर से बात कर ली, पेरेंट्स से बात कर ली कि आपके बच्चे में कुपोषण हुआ तो क्यों हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उनकी डाइटरी हिस्ट्री निकालते हैं, पता पड़ा 1 साल का बच्चा हो गया और माँ अभी तक बच्चे को अपना ही दूध पिला रही है, उसको ये पता ही नहीं है 6 महीने के बाद मुझे ऊपर की चीज़ें भी देनी होती है, बच्चा कुपोषण में चला गया। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कुपोषण में जाने के, ये नहीं कि उनमें केवल पॉवर्टी है, गरीबी भी एक रीज़न है, लेकिन गरीबी से ज़्यादा दूसरे इश्यूज भी हैं। उनको एजुकेशन नहीं है उस चीज़ का, उनको पता ही नहीं है कि 6 महीने बाद मुझे ऊपर की चीज़ें देनी है। दाल चावल आज हर किसी के लिए आसान है, तो दाल चावल खिलाना होता है, और भी बहुत सारी डाइट है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह की हम पेरेंट्स एजुकेशन पे भी ध्यान देते हैं। देखो ऐसा है कि डेफिनेटली अभी आजकल का जो बच्चे हैं उनका IQ काफ़ी बढ़ा हुआ है जी, बहुत ही ज़्यादा ग्रेस्प कर लेते हैं वो, तो उसमें हमको उन्हीं की तरह से डील करना होता है। सेकंड थिंग, जो एडोलेसेंट पीरियड होता है 10 साल से ऊपर, मतलब 11 से 18 साल तक, इस एज में बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि हम सेल्फ इंडिविजुअल डिसीजन ले सकते हैं। उस समय थोड़ा सा पेरेंट्स और बच्चों में थोड़ा सा काफ़ी वो देखा गया है कि पेरेंट्स को लगता है हमारी बात सुनता ही नहीं है, वो अपनी मनमर्जी की बात करता है, और बच्चे को लगता है कि बार बार क्या है मेरे को बोलते हैं भाई कोई मैं बच्चा तो हूँ नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप बच्चे से बात करें, काफ़ी चीज़ें होती है, आप अगर गुड टच बैड टच के बारे में बात कर सकते हैं, स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, और भी अगर इनको लर्निंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उनको कैरियर से रिलेटेड, कोई ज़रूरी नहीं है आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा डॉक्टर ही बने, या मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, उसकी एक अलग
फील्ड हो सकता है। आजकल बहुत सारे फील्ड एक्सप्लोर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एनिमेशंस हैं, IITs है, वो सारे रूटीनली कर रही है। तो अगर आपको बच्चा अगर किसी अदर फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं तो उसके आइडिया का रेस्पेक्ट करना है, बट विथ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। ये नहीं कि आपने हर चीज़ में हाँ कर रहे हो और बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं रहे, तो ऐसा नहीं। आपका ऑब्जर्वेशन भी रखना है, उसके थॉट का रेस्पेक्ट भी रखना है, और टाइम के हिसाब से बच्चे जितने एडवांस हो रहे हैं उनको उसी हिसाब से डील करना है। डॉक्टर बनने के बाद आज जिस स्टेज पे हैं, कैसा सुकून जीवन में महसूस करते हैं? क्या कुछ खुशी की बात होती है? क्या अपने आप को सेटिस्फेक्शन मानते हैं और वो किस लेवल तक जाके? देखो, बीइंग ए डॉक्टर खुशी तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये एक नोबेल प्रोफेशन है और हम समाज को हमसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इस कंट्री के लिए कुछ करें। सबको तो स्वस्थ रख लेते हैं और स्वस्थ और स्वच्छ भी रख लेते हैं और खुश भी रख लेते हैं। डॉक्टर इतने खुश कैसे रहते हैं और अपने आप को स्वस्थ कैसे रख लेते हैं? उसके लिए क्या एफर्ट लगाना होता है? देखो, ऐसा है कि उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स एडवाइस तो बहुत कर लेते हैं कि आपको रोज़ इतना वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, डाइट में आपको ये लेना है। पहले जब तक आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं? जी। तो डेफिनेटली हमारी भी दिन की शुरुआत ऐसे ही रहती है, सुबह 6 से 7 वो कभी जिम का भी रहता है, फिर आपका डाइट उस हिसाब से रहनी चाहिए। तो डाइट में भी आप न्यूट्रिशियस डाइट बार बार लें, पानी आप बहुत ज़्यादा पिएँ, गुड थॉट्स लाएँ, अच्छी चीज़ें डेली लाइफ में सब किसी भी फील्ड में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब होती हैं, तो आपको अच्छी चीज़ों को पकड़ना है। और फैमिली में के साथ टाइम देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खुशी नहीं रह पाओगे। आप अलग से रहते हो और वैसे दिन भर अगर आप हॉस्पिटल में रहते हो और पेशेंट से रिलेटेड हो, जब तक आप फैमिली टाइम नहीं दोगे, आपके बच्चों के साथ खेलना, बाहर जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। डॉक्टर्स डे पर मेरा मैसेज यही है कि मेरे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, उनको मेरी तरफ से प्रणाम, और मेरे कलीग्स को भी प्रणाम। और मैं यही चाहता हूँ कि हम सारे डॉक्टर्स एथिक्स को ध्यान में रखते हुए पेशेंट के फेथफुल में अच्छा सा अपना जो भी प्रैक्टिसेस है वो करते रहें, पेरेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड भी जुड़ते रहें, और ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए भी कि हम सोसाइटी को भी कुछ दें। दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? दर्शकों के लिए है स्टे हेल्थी, स्टे फिट। एक ही चीज़ है, अगर स्वस्थ शरीर है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश ये करें कि बीमार होने के बाद आपको चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, उससे पहले प्रिवेंशन पे ध्यान दो कि हम बीमार नहीं हो। बीमार नहीं होना, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती है। आप फिट रहें, एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी लें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें। सर, एक बार फिर इस अवसर पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह से आप आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और हमेशा समाज में खुशियां बांटते रहिए। हमारी टीम की तरफ से आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।